हमारे तीन साथी हमारे साथ हैं, देवेंद्र पराशर, विजय लक्ष्मी और अनुराग अमिताभ भोपाल से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। देवेंद्र, ये 150 की जैसी जीत क्या भारतीय जनता पार्टी का कोई भी नेता आपके साथ कर रहा था? हाँ बिल्कुल सौरभ, आज की बात करें तो आज दो नेताओं ने इस बात को कहा जो कि मध्य प्रदेश से आते हैं। उनमें से पहले की अगर बात बताऊं तो उनका ये कहना था कि 116 हमारा लोएस्ट होगा, 152 हमारा हाईएस्ट होगा। और मैंने 3-4 बार पूछा कि आप अंदाज़ा लगा रहे हैं या फीडबैक के बाद, वोटिंग के बाद आप कह रहे हैं? तो वो एकदम से कह रहे थे कि काउंटिंग के दिन मुझसे बात कर लेना, लोएस्ट 116 मतलब वर्स्ट कंडीशन में 116 जाएगा, हाईएस्ट जाएगा तो 152 जाएगा। दूसरे नेता की बात करें तो उनका ये कहना था, वो केंद्र में मंत्री भी हैं, इतना मैं इशारा कर दे रहा हूँ कि 130 से हमारी काउंटिंग की शुरुआत होगी और उसके बाद हम जहां चले जाएं। लेकिन ओवरऑल अगर आप देखें तो एवरेज अगर निकालें बीजेपी के नेताओं से सौरभ, तो इसमें आपको दिलचस्पी ये दिखेगा कि जो नेता अब बता रहे थे वो एवरेज 125-30 तो कह ही रहे थे। इन्हीं नेताओं से अगर आप 6 महीने पहले बात करें और तब सीधे सीधे फीडबैक मिलता था कि पार्टी की स्थिति बहुत खराब है। उनमें से एक नेता ने तो ये भी कहा था कि पार्टी ऑलमोस्ट आईसीयू में है। और उसकी सबसे बड़ी वजह सौरभ ये थी कि बीजेपी का कार्यकर्ता एक तरह से निराश था, निष्क्रिय था। और आप समझ सकते हैं कि बीजेपी जैसी कैडर बेस्ड पार्टी, उसका कार्यकर्ता अगर निराश हो गया हो तो पार्टी के लिए कितनी बड़ी चुनौती थी। जैसे ही गृहमंत्री अमित शाह ने वो कमान संभाली तो वहाँ पर आपको ध्यान होगा कि भोपाल की पहली बैठक के बाद ही उन्होंने कमान ली और ये मैसेज देना शुरू कर दिया कि मध्य प्रदेश में अब सब कुछ दिल्ली से तय होगा। और जिस प्रकार से लीडरशिप का फटीग को लेके इसमें कोई दो राय नहीं सौरभ, कि पहले भी हम लोग बात करते रहे हैं कि शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ कुछ भी नहीं था। बावजूद इसके आपको ऐसे लोग मिलेंगे जो कि ज़्यादातर मिलेंगे वो कहते थे कि नहीं, अब सीएम बदल देना चाहिए। उसको काउंटर करने के लिए जो रणनीति बनाई गई और पिछले 2-2.5-3 महीने में अगर आप देखें तो चाहे लीडरशिप का मसला हो, संगठन का मसला हो या परसेप्शन का मसला हो, इन्हीं 3 चीज़ों पे कोई भी चुनाव निर्भर करता है। इन तीनों मामले में मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी कहीं नजर नहीं आई। मध्य प्रदेश में चुनाव सिर्फ इस बात का हो रहा था कि क्या बीजेपी को रहना है या बीजेपी को नहीं रहना है। और वहाँ पर मुझे लगता है कि अगर आज के नतीजे 3 को आते हैं तो निश्चित तौर पर कांग्रेस पार्टी के लिए आप कह सकते हैं कि एक तरह से उन लोगों ने पूरा वॉकओवर दे दिया, वो कहीं लड़ते हुए नजर ही नहीं आई। कोई भी इशू आपको ऐसा ध्यान हो कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने बनाने की कोशिश की थी, कमीशन वाला उन लोगों ने परसेप्शन बनाने की कोशिश की, उल्टा दांव पड़ा। उसके बाद बीजेपी नैरेटिव सेट करती थी, कांग्रेस पार्टी सिर्फ उसका जवाब दे देती थी। शिवराज सिंह चौहान, उन्होंने लगभग 160 रैलियां की। कमलनाथ, जिनको सत्ता में आना था, 40 से 42 रैलियों पर सिमट गए। राहुल गांधी का आपने देखा कि मध्य प्रदेश में कितना कम दौरा रहा। तो ये सारी चीज़ें मध्य प्रदेश में ऐसा दिखा रही थी कि बीजेपी ने इस चुनाव को बहुत शानदार तरीके से लड़ा। और आज के नतीजे अगर 3 को आते हैं तो निश्चित तौर पे बीजेपी के लिए, अगर इतने ज़्यादा आते हैं जो हाईएस्ट लिमिट है, अगर वैसे आंकड़े आते हैं तो बीजेपी के नेताओं के लिए भी एक बहुत प्लीजेंट सरप्राइज होगा। अब मुख्यमंत्री कौन होगा अगर बीजेपी को ऐसी जीत मिलती है मध्य प्रदेश में, इस पर आगे बात करेंगे क्योंकि यही एक प्रश्न अब बचा है अगले, क्योंकि अगर आप ऐसी जीत 140, 160, 230 में से किसी पार्टी की बात करें तो फिर और कुछ कहने के लिए रह नहीं जाता है। लेकिन अनुराग अमिताभ जो कि चुनाव में पूरा वो घूमते रहे इस प्रदेश के अंदर, अनुराग ये तो इसी को तो आप वेव कहते हैं ना, किसी इलेक्शन में इसी को आप लहर कहते हैं। क्या ये महसूस हो रहा था? देखिए मैं बताऊं, ये मध्य प्रदेश में 21वीं सदी का अगर सबसे टफेस्ट इलेक्शन कहा जाए बीजेपी के लिए तो गलत नहीं होगा, क्योंकि ये पहला इलेक्शन था जिसमें लहर नहीं दिखाई दी। बहुत साइलेंट तरीके से इलेक्शन लड़ा गया, कोई चेहरा सामने नहीं था। कांग्रेस की तरफ से जरूर चेहरा था लेकिन बीजेपी की तरफ से कोई चेहरा नहीं था। अगर ये नतीजे 3 तारीख को आते हैं, ये कहा जाता है कि मध्य प्रदेश देश में आरएसएस और बीजेपी की लैबोरेटरी है। अब उस लैबोरेटरी को वाकई में अंजाम पर दिया है अगर ये आंकड़े आ रहे हैं तो ये बताते हैं। क्योंकि आप चुनाव से पहले देखिए मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय राजनीति में जितने भी निर्णय लिए वो मध्य प्रदेश में लिए गए, ऐसे निर्णय जो अमूमन भारतीय राजनीति में देखे नहीं गए। सबसे पहले निर्णय लिया गया तकरीबन 7 सांसदों को, 3 केंद्रीय मंत्री समेत 4 सांसदों को मैदान में उतार दिया गया। लोगों ने कहा यह डिमोशन है, पर डिमोशन नहीं, एक तीर से कई निशाने साफ तौर पर साधे गए, तमाम शत्रपों को उतारा गया। लगातार जो केंद्रीय नेतृत्व था उसने जमीन पर उतरकर 2018 में जो तमाम गलतियां की थी, जिसके चलते एज पर आकर रह गई थी, 109 रह गई थी 116 में से, उन गलतियों को सुधारा। नंबर 1 गलती थी कि बीजेपी के मुताबिक एक के हाथ में नेतृत्व देने से कहीं ना कहीं अगर एंटी इनकम्बेंसी रहती है उसको कैसे खत्म किया जाए। अमित शाह ने एक के बाद एक लगातार जुलाई से दौरे करने शुरू किए। अपने तमाम दौरों में जब वो कार्यकर्ताओं से बातचीत करते थे तो
उसमें साफ तौर पर एक संदेश देते थे कि नेता चुनाव नहीं जिताता है जो मेरे साथ मंच पर बैठा हुआ है, कार्यकर्ता चुनाव जिताते हैं। तमाम नेताओं को मंच पर, मैदान पर उतारकर उन्होंने ये समझा दिया था कि आपको ये बूथ जिताना है। दूसरी बात अगर देखें, अगर ये नतीजे 3 तारीख को परिलक्षित होते तो माना जाएगा कि जिस 5 मार्च को वो जिस योजना को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लेकर आए थे, जिसे कहा जा रहा था ये गेम चेंजर है, तो एक वास्ट गेम चेंज किया है भारतीय राजनीति में। मध्य प्रदेश के परिदृश्यों में देखें तो ये इससे बड़ा गेम चेंज है जिसकी उम्मीद खुद बीजेपी को नहीं थी। तकरीबन 72 सीटें ऐसी थी जिसपे महिलाओं ने 80% से ज्यादा वोटिंग की थी। तो क्या ये जो 72 सीटें हैं, जिसमें से ग्वालियर चंबल की 10 से 12 सीटें, माफ कीजिए, मालवा की 10 से 12 सीटें, निमाड़ की कुछ सीटें रही हैं, महाकौशल की सबसे बड़ी बात, महाकौशल जहां की 38 में से 24 सीटें कांग्रेस लेके आई थी, वहां पे भी 18 से 20 सीटें ऐसी थी जहां की महिलाओं ने खुलकर वोट दिया। तो सवाल एक इस दायरे पर भी रखा जाएगा कि बीजेपी ने इस चुनाव को बहुत हल्के से नहीं लिया जिस तरीके से कांग्रेस की बात की जा रही है। अगर ये 3 तारीख को अभी यहाँ स्टूडियो में बात कर रहे थे, सचिन ने कहा कि अगर इस जनवरी को 1 जनवरी जब आई, कोई एक ऐसा चुनाव जो परफेक्शन के साथ कैसे लड़ा जाता है उसकी बात करें किसी भी दल के नजरिए से, तो वो बीजेपी ने मध्य प्रदेश में करके दिखाया, ऐसा लग रहा है। विजय लक्ष्मी हमारे साथ हैं। विजय लक्ष्मी, जैसे देवेंद्र भी कह रहे थे, क्या ये वॉकओवर दिया है कांग्रेस पार्टी ने? ऐसा ही लगभग लग रहा है। देखिए, ये तो बिल्कुल साफ था कि प्रियंका गांधी वाड्रा ने शुरुआत की कांग्रेस पार्टी के कैंपेन की, लेकिन 2 रैलियां करने के बाद फिर ऐसा लगा कि कांग्रेस का कैंपेन बिल्कुल फिजल आउट कर गया, नहीं दिखाई दिया वो दम प्रचार में। बड़े नेता भी नहीं मध्य प्रदेश में जा रहे थे और बीजेपी लगातार नैरेटिव सेट कर रही थी मध्य प्रदेश में। लेकिन कांग्रेस पार्टी ऐसे चुनाव छोड़ेगी ये समझ में नहीं आता और परिणाम, नतीजे दिखा रहे हैं एग्जिट पोल में। देखिए, मध्य प्रदेश में जहां तक कांग्रेस पार्टी की बात है सौरभ, तो वन मैन शो रहा। कमलनाथ ने पूरी कमान संभाली, कैंपेनिंग से लेकर के तमाम चीजें जो हैं वो कमलनाथ खुद सुपरवाइज कर रहे थे। और मुझे लगता है जो एग्जिट पोल, मुझे नहीं पता अभी कांग्रेस का कोई प्रवक्ता है या नहीं, क्योंकि कांग्रेस मध्य प्रदेश एकमात्र स्टेट था सौरभ जिसको लेकर के कांग्रेस के नेता एकदम आश्वस्त थे। छत्तीसगढ़ को लेकर कांग्रेस कहती थी कि हाँ हम गिरेंगे, हमारी परफॉर्मेंस खराब होगी। राजस्थान में वो कहते थे मतलब सरकार बना लेंगे लेकिन 50+ के साथ बनाएंगे। राजस्थान को लेकर कहते थे 90+ और इंडिपेंडेंट के सपोर्ट से बना लेंगे। लेकिन मध्य प्रदेश एकमात्र ऐसा राज्य है सौरभ जहां पर कांग्रेस पार्टी के नेता 126 से नीचे आने को तैयार ही नहीं थे। इनफैक्ट जिस दिन वोटिंग हुई उसके अगले दिन कमलनाथ का जन्मदिन था। उनके घर पे जब हम गए तो उनकी बॉडी लैंग्वेज में बड़ा ही कॉन्फिडेंस जो है वो नजर आ रहा था। काफी कार्यकर्ताओं की वहां पर भीड़ भी नजर आ रही थी और लोग कह रहे थे कि ये कांग्रेस पार्टी क्योंकि अच्छा कर रही है इसलिए यहाँ पर उनके जन्मदिन पर लोग इकट्ठा हुए हैं। लेकिन अगर इस तरह का होता है तो मुझे लगता है कि टिकट डिस्ट्रीब्यूशन, अगर यही चीजें नतीजों में कन्वर्ट होती हैं तो टिकट डिस्ट्रीब्यूशन कांग्रेस पार्टी का बहुत खराब रहा और बहुत गुटों में कांग्रेस वहां पर बटी हुई नजर आई। हर नेता ने चाहा कि मेरे ज्यादा से ज्यादा कैंडिडेट्स को टिकट मिले, उससे जो विनेबिलिटी का क्राइटेरिया है वो कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज हुआ। मध्य प्रदेश में आपने ठीक कहा कि कोई एक राज्य जहां सबसे मुफीद परिस्थितियां रही होंगी चुनाव में जाते हुए, तो कांग्रेस के लिए वो एमपी रहा होगा। आपको बहुत सारे मैसेजेस कांग्रेस के नेताओं से मिलने वाले होंगे, इतना तय है। लेकिन अब ये जो आप पूरा स्कोर कार्ड अगर आप देखेंगे इन 5 राज्यों का, तो इसमें आप पाएंगे कि कांग्रेस के पक्ष में 3 राज्य हैं, स्कोर 3 है कांग्रेस के पक्ष में, बीजेपी के पक्ष में 2। तो कांग्रेस पार्टी एक बड़ी जीत की तरफ बढ़ रही है। 2024 के चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी के लिए ये एक बहुत पॉजिटिव संकेत है। चुनाव में जाते हुए 3 बड़े राज्यों के अंदर कांग्रेस पार्टी की सरकार बन सकती है, राजस्थान के अंदर, छत्तीसगढ़ के अंदर और तेलंगाना के अंदर। यानी उत्तर में भी और दक्षिण में भी कांग्रेस पार्टी को बड़ी कामयाबी हासिल होती हुई दिखाई दे रही है।